हाँ बेटा, अब हम लोग अवकल समीकरण सीखेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरीके का होता है, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए यहाँ ये एक वेरिएबल y लिखी है और एक x लिखी है। ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ दो वेरिएबल्स होती हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलेंगे? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक होगी बेटा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा आएंगे, तो उसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। वो हम लोगों के सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको डेरिवेटिव्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। सभी बच्चे डेरिवेटिव्स अवकलज के बारे में जानकारी रखते हैं। अवकलज कैसे हैं बेटा? ये डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, ये अवकलज है। कितने ऑर्डर का है? इसकी ऑर्डर 1 है। डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई, इसकी ऑर्डर 2 है। डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब ऑफ वाई, इस डेरिवेटिव की ऑर्डर 3 है। ठीक। इसको डिवाई बाई डी एक्स मत पढ़ना, ये भाग का चिन्ह नहीं, डिवाइड का नहीं। इसको क्या पढ़ेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ वाई पढ़ेंगे। इसी को हम लोग डी बाई डी एक्स ऑफ वाई को वाई डैश के रूप में भी कभी कभी लिखते हैं। और डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर आपको वाई डबल डैश लिखा मिल जाएगा, पेपर में मिल जाता है इस तरह से। डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब ऑफ वाई को वाई ट्रिपल डैश भी लिख कर दे दिया जाता है। अब इनको हम क्यों सीख रहे हैं? इसलिए जिससे कि हम ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना सीख जाएं। तो सभी बच्चों ने डेरिवेटिव पढ़ना सीख लिया कि ये डेरिवेटिव कितनी ऑर्डर का है? ऑर्डर 1 का, ये डेरिवेटिव ऑर्डर 2 का, ये डेरिवेटिव ऑर्डर 3 का, ये डेरिवेटिव ऑर्डर n का। ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग निकालना सीख रहे हैं बेटा। तो यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया होगा उसमें जितने भी डेरिवेटिव इनमें से आए हुए हैं, ठीक है, डेरिवेटिव्स रहेंगे वहाँ, उसमें जितने भी डेरिवेटिव्स हैं सबकी ऑर्डर लिखते चले जाना अपने माइंड में। सबकी ऑर्डर उसको रफली नोट कर लो। जो सबसे बड़ी ऑर्डर है वही ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। तो यहाँ से क्या डेफिनेशन निकल कर आई? ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है। जितने भी डेरिवेटिव हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में आए हुए हैं उनमें जिस डेरिवेटिव की ऑर्डर हाईएस्ट है, सबसे ज़्यादा है, वही हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर होगी। एक एग्जाम्पल सीख लें हम लोग। जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा बेटा, ये देख रहे हैं डेरिवेटिव्स आए हुए हैं ना। ये कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव? इस डेरिवेटिव की ऑर्डर 4 है, इसकी भी ऑर्डर 4 है, इसकी ऑर्डर 3 है, इसकी ऑर्डर 1 है। ठीक। यहाँ डेरिवेटिव लिखा है, यहाँ डेरिवेटिव है, यहाँ डेरिवेटिव है और यहाँ डेरिवेटिव। ये ऑर्डर 1 का, ये ऑर्डर 3 का, ये ऑर्डर 4 का, ये ऑर्डर 4 का। तो मैक्सिमम ऑर्डर क्या मिली बेटा? यहाँ जितने भी डेरिवेटिव हैं उनकी ऑर्डर अभी हम लोगों ने रीड किया, तो मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा है? यही तो है। इसी की ऑर्डर तो 4 आई, 2 जगह लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर क्या आ गई? 4 आ गई। कोई दिक्कत? अब हमको डिग्री निकालना सीखना है। डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री निकालने के लिए देखें, हमने थोड़ा सा नोट कर दिया है कि अवकल समीकरण अवकलजों डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई, डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब ऑफ वाई डॉट डॉट में बहुपद समीकरण होना चाहिए। अगर हमको डिग्री पढ़ना है बेटा, तो जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो ये अवकलज आए हुए हैं, पहली बात तो ये एल्जेब्रिक फॉर्म में हो। बहुपद किसका हिस्सा होता है? बहुपद एल्जेब्रिक फंक्शन का होता है। इसके लिए हमें आइलेट आना चाहिए। यहाँ मैंने आइलेट लिखा है। आई का मतलब इनवर्स फंक्शन होता है, साइन इनवर्स कॉज इनवर्स वाला। एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन है। ए मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन है। टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कॉज वाला। और ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ई पावर एक्स, 2 पावर एक्स, चरघातांकी कहते हैं इसको। तो यहाँ जो बहुपद है इसी में जाता है बेटा, एल्जेब्रिक वाले में जाता है, इसी का पार्ट है ये। ठीक। और बहुपद का मतलब क्या है? बहुपद मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन है, लेकिन इसमें होल पावर क्या चलती है? होल नंबर 0, 1, 2, 3 इस तरह से पावर होनी चाहिए। अर्थात यहाँ जो डेरिवेटिव हैं अवकलज, इनकी होल पावर 0, 1, 2, 3, होल पावर 0, 1, 2, 3, होल पावर 0, 1, 2, 3 इस तरह से चलना चाहिए। तभी हम इसकी डिग्री निकाल पाएंगे, नहीं तो इसकी डिग्री निकाल नहीं पाएंगे। चलो, अब हमने मान लिया कि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जितने भी डेरिवेटिव हैं सब बहुपद समीकरण बना रहे हैं। मतलब इनकी जो पावर्स हैं होल पावर 0, 1, 2, 3 टाइप का आया हुआ है और ये बहुपद समीकरण बना रहा है। तो इसकी डिग्री हम कैसे पढ़ेंगे? इसके लिए
यहाँ पर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव बेटा, सबसे पहले हम हाईएस्ट डेरिवेटिव ढूंढ लेंगे कि हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, वो कितनी जगह लिखा है। हाईएस्ट डेरिवेटिव अगर एक से ज़्यादा लिखा है तो उसकी पावर नोट करते चले जाना सब जगह। जो सबसे बड़ी पावर आएगी हाईएस्ट डेरिवेटिव की, वही इसकी डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ हमने लिखा है हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इस एग्जाम्पल से सीखा जाए। देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, यहाँ पर जो हमारे पास डेरिवेटिव आया है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई होल पावर 100, डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब वाई होल पावर 10, डी पावर 4 बाई डी एक्स पावर 4 ऑफ वाई होल पावर 3 और डी पावर 4 बाई डी एक्स पावर 4 ऑफ वाई। ये हमारे डेरिवेटिव्स हैं। इनकी जो पहली बात तो ये डेरिवेटिव बेटा एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखे हैं और इनकी जो होल पावर्स हैं वो होल नंबर्स हैं। यहाँ 100 है, यहाँ 3 है, यहाँ 10 है और यहाँ 1 है। तो डिग्री बताने के लिए पहले आर्डर पढ़ा जाता है। हाईएस्ट आर्डर का डेरिवेटिव यहाँ जानते हैं कौन सा है, हाईएस्ट आर्डर कौन सा है। यहाँ तो 1 लिखा है, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 4, तो हाईएस्ट आर्डर क्या आई 4। और ये हाईएस्ट आर्डर का डेरिवेटिव दो जगह लिखा है, एक यहाँ लिखा है और एक यहाँ लिखा है। इसकी होल पावर कितनी बेटा, इसकी होल पावर है 1। यहाँ वाले की हमने होल पावर नोट किया 1 है, ठीक। और यहाँ भी तो यही लिखा हाईएस्ट डेरिवेटिव वाला यहाँ है और यहाँ है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाला ओकलज यहाँ है और यहाँ है, दो जगह है। यहाँ होल पावर 1 है और यहाँ होल पावर 3। बताओ इन दोनों में कौन बड़ी पावर, इन दोनों में बड़ी पावर 3 आ गई। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर 4 हो गई और डिग्री कितनी आ गई 3। या नो ये मत सोचना कि हाँ सबसे बड़ी घात 100 लिखी है, 100 लिखी तो इसकी ऑर्डर 100 लिख दो, गलत है वो। एक और एग्जाम्पल हम लोग सीख लें। ये मैंने दूसरा एग्जाम्पल दिया है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा बेटा। इसमें जो डेरिवेटिव आया है देखें यहाँ डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई, एक डेरिवेटिव यहाँ लिखा है, एक यहाँ लिखा है और एक यहाँ लिखा है। इस डेरिवेटिव की ऑर्डर 2 है, इस डेरिवेटिव की ऑर्डर 6 है और इसकी ऑर्डर 4 है। तो मैक्सिमम ऑर्डर क्या मिली बेटा, मैक्सिमम ऑर्डर यहाँ मिल गई 6। तो इसकी ऑर्डर आ गई दूसरे वाले की, इसकी ऑर्डर 6 हो गई। अब डिग्री हमें रीड करना, तो डिग्री रीड करने के लिए हमने बताया कि जो हमारे डेरिवेटिव्स हैं डी वाई डी एक्स, डी टू वाई डी एक्स टू, डी क्यू वाई डी एक्स, ये सारे जो डेरिवेटिव्स हैं, पहली बात तो ये एलजबरा फॉर्म में होने चाहिए और एलजबरा फॉर्म में होने के साथ साथ इनकी होल पावर 0, 1, 2, 3 मतलब होल नंबर्स होनी चाहिए। तो यहाँ तो ठीक है, ये वाला देखें ये तो एलजब्रिक फॉर्म में है, होल पावर 1 आया, इसमें होल पावर 4 है, लेकिन ये वाला डेरिवेटिव किसके साथ लिखा है, साइन के साथ। और हमने बताया कि हमारा कोई भी डेरिवेटिव इनवर्स, लॉग, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइन नहीं होगी, अपरिभाषित हो जाएगी। तो इसकी यहाँ जो दूसरा वाला हमारा क्वेश्चन लिखा है, इसकी डिग्री क्या हो गई, अपरिभाषित। ठीक है, इसकी डिग्री क्या हो गई, अपरिभाषित। सभी बच्चे इतना समझ गए होंगे। तो ऑर्डर और डिग्री से रिलेटेड हम लोगों ने सीख लिया। परिभाषा पूछी नहीं जाती है, समझाने के लिए मैंने नोट कर दिया बेटा। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन, उसकी ये पहचान लिखी है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू एक्स वाई का फंक्शन रहेगा, या यम इंटू डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई इक्वल टू 0। यहाँ यम जो है ये भी एक्स वाई का फंक्शन है और एन भी एक्स वाई का फंक्शन है। दो तरह से हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा होगा बेटा। अब इसके 3 मेथड हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, होमोजीनियस और लीनियर। 3 तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं पहचान करके। उसकी पहचान की विधियाँ अभी हम सीखेंगे कि किस तरह से पहचाना जाता है। बेटा 2024 का सेट नंबर 1 है, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री पूछी गई है। ठीक है, डिग्री पूछी गई बेटा, ऑर्डर नहीं, डिग्री। चलो हम दोनों सिखा देते हैं। यहाँ देखेंगे अभी हम लोगों ने सीखा हुआ है, कंसेप्ट बताइए। देखिए बेटा, अभी आप लोगों ने नोट किया है कि अगर हमको ऑर्डर बताना है तब तो जो जितने भी डेरिवेटिव हैं हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन में, उनमें देख लेंगे किस डेरिवेटिव की ऑर्डर हाईएस्ट है, वही ऑर्डर हो जाएगी। और डिग्री बताना है तो डिग्री के लिए सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारे पास डेरिवेटिव्स हैं इनकी होल पावर होल नंबर्स होनी चाहिए, मतलब ये बहुपद के फॉर्म में होनी चाहिए, अर्थात इन सभी की जो पावर्स हैं होल नंबर्स हों। ठीक, ये इनवर्स, लॉग, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल इनके साथ ना आए हों, एल्जेब्रिक फॉर्म में हों, इनकी पावर होल नंबर्स हों, तभी हम उसकी डिग्री बता पाएंगे। तो अब देखो बेटा, यहाँ पर हमारे पास एक डेरिवेटिव यहाँ लिखा हुआ है, ठीक, इसकी होल पावर 1 है
और दूसरा डेरिवेटिव हमारा यहाँ लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ होल पावर 2। ये बाहर ये देख रहे हैं, ये सर्ड है, करनी है, यहाँ 4 लिखा है। अगर इस तरह से लिखा जाए ऐसे x यहाँ पर और यहाँ 4 लिख दिया गया तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/4। मतलब अगर ऐसे लिख दिया गया, यहाँ n लिख दिया गया, तो इसको कहा जाता है करणी की घात n। ये x की पावर 1/n है। तो यहाँ अगर देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है d2y/dx2 इक्वल टू x प्लस dy/dx का होल स्क्वायर होल पावर 1/4। ठीक, देखें यहाँ डेरिवेटिव आया हुआ है और इस डेरिवेटिव में देखेंगे बाहर पावर होल 1/4 लिखा है। हमारा डेरिवेटिव जहाँ भी लिखा है बेटा, जिस किसी प्लेस पर लिखा है उसमें होल पावर में होल नंबर्स आना चाहिए। ये डेरिवेटिव लिखा है ना, एल्जेब्रिक फॉर्म में है, लेकिन यहाँ होल पावर होल नंबर नहीं है तो भिन्न में आ गई, फ्रैक्शन में आ गई, तो इसको होल नंबर बनाना पड़ेगा। मतलब 1 2 3 4 इस फॉर्म में बनाना होगा। तो इसके लिए दोनों तरफ क्या किया जाएगा, यहाँ 1/4 है तो दोनों तरफ होल पावर 4 कर दो। तो d2y/dx2 होल पावर 4 इक्वल टू x प्लस dy/dx ऑफ y का होल स्क्वायर। यहाँ होल पावर 4 करेंगे तो यहाँ 1 हो गया इस प्लेस पर। अब देखें जो यहाँ हमारा डेरिवेटिव है होल पावर 4 आ गया, यहाँ भी डेरिवेटिव में होल पावर 2 आ गया। अब ये पॉलिनॉमियल फॉर्म में आ गया। जो भी हमारे डेरिवेटिव्स हैं पॉलिनॉमियल फॉर्म में होने चाहिए, मतलब बिल्कुल अलग अलग टर्म वाइज लिखे हों। ठीक, यहाँ होल पावर है तो ये होल पावर गायब होना चाहिए, होल पावर में फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक, होल नंबर्स आना चाहिए। होल नंबर्स हैं, उसके बाद हम उसको मैनेज कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो इसमें देखोगे हमको बताना है डिग्री, और डिग्री के लिए सबसे पहले आर्डर देखा जाता है कि हाईएस्ट आर्डर का डेरिवेटिव कहाँ कहाँ है। तो हाईएस्ट आर्डर देखो, यहाँ तो आर्डर 1 है और यहाँ आर्डर 2 है। हाईएस्ट आर्डर का डेरिवेटिव यहाँ पर आया, एक ही जगह है। इसकी पावर कितनी है, 4। अगर हाईएस्ट आर्डर का डेरिवेटिव एक से ज़्यादा प्लेस पर होता तो हाईएस्ट आर्डर की जितनी पावर्स हैं, ठीक है, जैसे यहाँ हाईएस्ट आर्डर भी एक हमने एग्जाम्पल लिया था, आप लोगों को समझाया था एक एग्जाम्पल कि यहाँ हाईएस्ट आर्डर का डेरिवेटिव जो आया इसमें वो d⁴/dx⁴ हो, ये 2 जगह आया था। यहाँ इसकी होल पावर 1 थी और इसकी होल पावर 3 थी, यहाँ दोनों। ठीक है, तो इन दोनों में कौन बड़ा आया था, इन दोनों में इसमें 1 था और यहाँ 3 था, तो ये ज़्यादा था तो इसकी डिग्री 3 हो गई थी। लेकिन यहाँ हाईएस्ट आर्डर का डेरिवेटिव तो यही है, एक ही जगह है, इसकी पावर कितनी है, 4, तो इसकी डिग्री हो गई, इसमें डिग्री आ जाएगी 4। अब ऑप्शन खुद समझ जाए कौन सा सही होगा। अब बेटा अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी सेट का। अवकल समीकरण दिया है, इसको हल करने के लिए कहा गया है। ठीक है, अवकल समीकरण दे दिया, कुछ पहचानने की ज़रूरत तो है नहीं। अब अवकल समीकरणों को सॉल्व करने के लिए 3 तरीके प्रोसेस हैं, 3 तरीके की विधियां हैं हमारे पास। पहली विधि है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, इसकी पहचान देख लो बेटा, ये किस तरीके से लिखा होगा वो पहले हम लोग देख लेंगे, हमारा क्वेश्चन किस तरीके से दिया गया होगा। यहाँ पर ये देखें लिखा हुआ है d/dx ऑफ y, ये आर्डर, ये टर्म होगा यहाँ पर, आर्डर 1 डिग्री 1 दी गई है ना, इक्वल टू, या तो इस तरह से लिख लोगे, यहाँ इक्वल के बाद यहाँ फैक्टर कर लिया गया बेटा। सभी टर्म dy/dx के बाद में कोई टर्म ना हो, इसके बाद जो भी टर्म है एक तरफ कर लो, सबको RHS में ले जाओ और फैक्टर कर लो। इसके इनटू में जो है इसका भी फैक्टर कर लो, या फिर यहाँ पर dy/dx के साथ में यहाँ जो दूसरा, यहाँ इसके बाद जो टर्म लिखा है RHS में जितने भी टर्म है उसको यहाँ LHS में ला के इसको फैक्टर फॉर्म में कर लो। ठीक है, या फिर इस तरह से लिखा हो m/dx प्लस n/dy इक्वल टू 0। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन किस तरीके से लिखा हुआ है। देखिए बेटा हमारा क्वेश्चन किस तरह से लिखा, हमारा क्वेश्चन ऐसा, यहाँ क्या बना है d/dx ऑफ y, ये d/dx ऑफ y लिखा है। ठीक, तो हमने यहाँ पर बताया कि यहाँ जो भी फंक्शन हो उसका फैक्टर कर लें, इक्वल टू सभी इसके बाद जितने भी टर्म सबको RHS में ले जाके फैक्टर कर लें, या फिर यहाँ d/dx का ये टर्म हो गया, इसके पहले जो भी फंक्शन इसका फैक्टर कर लें, प्लस RHS में जितने भी हमारे पास टर्म हैं सबको LHS में ला करके यहाँ इस फैक्टर फॉर्म में लिख लें, यहाँ 0 बना लें। लीनियर जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे पहचानेंगे, अगर d/dx ऑफ y लिखा है ये, ठीक है, ये वाला प्रोसेस हम बता रहे हैं आपको। अभी m/dx प्लस n/dy इक्वल टू 0 आएगा तो उसको भी समझाएंगे। तो यहाँ d/dx ऑफ y बना हुआ है और ये बराबर लगा है,
ठीक है। इधर और कोई टर्म इसके साथ नहीं है प्लस या माइनस में, सभी टर्म किधर हैं, RHS में यहाँ लिखे हुए हैं। इस तरीके से बना हुआ, देखें ये फैक्टर हो गया और ये भी फैक्टर हो गया। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का मतलब यहाँ जितने भी फैक्टर हैं इसके अंदर या तो सिर्फ x दिखे या सिर्फ y दिखे। ओके, दोनों मिक्सअप नहीं होना चाहिए। अगर दोनों मिक्सअप हो गया तो सेपरेट नहीं हो पाया, सीधी सीधी पहचान। इस फैक्टर के अंदर कहीं y दिखा है, इसके अंदर y तो नहीं दिख रहा है। अगर y दिख जाए तो उसे कॉमन लेने की कोशिश करना। कॉमन लेने के बाद इसके अंदर या तो केवल x दिखना चाहिए या केवल y दिखना चाहिए। इसमें देखें, इसमें तो सिर्फ x दिख रहा है, इसमें केवल y। ठीक है, एक फैक्टर यहाँ लिखा है, इस फैक्टर में केवल किसका फंक्शन दिख रहा है, x का फंक्शन ये वाला है। और ये फैक्टर किसका है, सिर्फ y का। अर्थात यहाँ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब उसको सॉल्व कैसे करोगे, अब इसके लिए सीधा सीधा मैं तरीका बता दे रहा हूँ। यहाँ देखेंगे d/dx ऑफ y लिखा है, ये भाग का चिन्ह नहीं है, लेकिन समझाने के लिए कि हम समझाएंगे कैसे वो बताएंगे। तिरछा गुणा कर दो, dx का गुणा इधर कर दो, ठीक है, पूरा तिरछा गुणा कर दो। इसको इधर ले आओ, इसको इधर लाओ, कैंची गुणा, वज्र गुणन विधि पढ़े हो ना, बिल्कुल। यहाँ भी भाग समझ लो थोड़ी देर के लिए, जबकि ये भाग नहीं होता है। तो इस फैक्टर का जानते हैं 1 + y² का इधर इंटू हो गया और इसका इधर चला आया, dx बाद में लिखा करना। अब यहाँ x के जितने भी फंक्शन बेटा वो dx के साथ, x वाले सारे फंक्शन dx के साथ आएंगे और y के जितने भी फंक्शन हैं वो dy के साथ जाएंगे। तो देखोगे यहाँ पर अपने आप आ चुका है, देखो dy, ये y वाला फंक्शन dy के साथ अपने आप है, x वाला फंक्शन dx के साथ अपने आप है। ठीक, तो जब यहाँ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स में हम लोग पहुँचेंगे, x के जितने फंक्शन हैं वो सभी dx के साथ कर लें, y के जितने फंक्शन हैं वो सभी dy के साथ कर लें। इसके बाद दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। तो यहाँ लिख दिया गया, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर समाकलन का चिन्ह बन गया और तुरंत यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ देना। हम उसको स्वैच्छ अचर कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, स्वैच्छ अचर। ठीक है, क्या कहेंगे, स्वैच्छ अचर। समाकलन अचर मत करना बेटा, समाकलन अचर तो समाकलन वाले में आता है। अब इसको चाहे लेफ्ट में जोड़ो चाहे राइट में, मतलब इसका आंसर कभी नहीं मैच होगा, क्योंकि हो सकता है जो बुक में आंसर दिया गया है उन्होंने कांस्टेंट राइट में जोड़ा हो और हमने कांस्टेंट लेफ्ट में जोड़ा हो। जैसे हम यहाँ किधर जोड़ रहे हैं, हम तो यहाँ राइट में जोड़े हैं, हो सकता है वो लेफ्ट में जोड़ करके आंसर लाए हों। तो ये कांस्टेंट वाले से नहीं परेशान होंगे, लेकिन प्रोसेस चेक होता है वो सही है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए इंटीग्रेशन की कंसेप्ट सभी बच्चों को आना चाहिए। देखेंगे इंटीग्रेशन में बेटा अगर दो फंक्शंस के बीच प्लस या माइनस आया है, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट है, तो यहाँ ये f(x) का अलग इंटीग्रेशन हो गया, ये प्लस या माइनस बीच में आ गया, gx का इंटीग्रेशन हो गया। और अगर कांस्टेंट का इनटू है फंक्शन में तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाता है। ये जो बेसिक कंसेप्ट है सभी बच्चों को मालूम होगा और सीधे हमारे बेसिक फार्मूले हैं वो भी सबको मालूम है। तो ये इंटीग्रेशन का साइन बना हुआ है, यहाँ प्लस आया है बेटा, ठीक है, तो इस पर अलग अलग कर दें। यहाँ इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर, फिर भी अगर अलग अलग देखोगे इसको ओपन करके पूरा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन dy प्लस इंटीग्रेशन y⁻2 dy इक्वल टू इंटीग्रेशन dx प्लस इंटीग्रेशन x⁻2 dx प्लस c। इस तरह से अलग अलग कर सकते हो। अब ध्यान से देखो तो इसका इंटीग्रेशन dy का इंटीग्रेशन dx होता है बेटा x, ठीक है, तो इसी तरह से इंटीग्रेशन dy कितना हो जाएगा, y हो गया। अब इसमें y⁻2 का इंटीग्रेशन, ये फार्मूला एलजेब्रा में सभी बच्चों ने सीखा हुआ, इतने फार्मूले हैं एलजेब्रा में इंटीग्रेशन के लिए। तो ये x⁻n वाला फार्मूला यहाँ लग रहा है, पहचान सभी बच्चों को आती ही है। तो ये y⁻2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इस पावर में एक जोड़ दो, y⁻3/3। इसी तरह से dx का इंटीग्रेशन x हो गया, x⁻2 का कितना हो गया, x⁻3/3 और प्लस c। ओके, अब यहाँ अपान में 3 है, 3 से हमने सभी को मल्टीप्लाई कर दिया, जितने टर्म है सब में मल्टीप्लाई किया सरल करने के लिए, तो यहाँ 3c आ गया। जब भी हम लोग इंटीग्रेशन में या अवकल समीकरण में चलेंगे तो याद रखें कांस्टेंट सदैव अकेला लिखा जाता है बेटा। अगर कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्लस माइनस कांस्टेंट है, कांस्टेंट होल पावर कांस्टेंट, तो उसके प्लेस पर अकेला कांस्टेंट बनेगा। देखें यहाँ इस प्लेस पर क्या लिखा है, 3 और इनटू में c लिखा है, ये दोनों कांस्टेंट है ना, 3 भी कांस्टेंट है और c भी कांस्टेंट है, तो इसके प्लेस पर मैंने अकेला कांस्टेंट a बना दिया। और लिखना पड़ेगा कि a किसकी जगह लिखे हो, तो a बराबर क्या हो गया, 3c। ये आंसर हो गया, यही हमारा इसका व्यापक हल है। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवकल समीकरण d/dx ऑफ y बराबर इतना।
अगर बेटा इसका नाम ना दिया हो, केवल इतना दे दिया जाए कि हल करो, इसके प्लेस पर क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिख दिया जाए, हल करो, सॉल्व करो, हल करो और आगे ये बना के दे दिया जाए, तब भी समझ जाना कि ये अवकल समीकरण का क्वेश्चन है। ठीक है, कभी कभी वो क्या करेंगे, यहाँ डिवाइड डीएक्स बना रहेगा और लिख देंगे कि हल करो, तो समझना कि वो अवकल समीकरण का क्वेश्चन है, उसमें हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि अवकल समीकरण का नाम नहीं लिखा है। ओके, तो अवकलन का क्वेश्चन और अवकल समीकरण का क्वेश्चन पहचानना आना चाहिए। अगर अवकलन का क्वेश्चन होगा तो कहेगा कि डिवाइड डी एक्स बराबर इतना निकालो या इतना सिद्ध करो या डिवाइड डी एक्स फाइंड करो, लेकिन अगर वो इसने लिख दिया कि ये अवकल समीकरण ठीक को हल कीजिए या केवल इतना ही लिख दे कि इस समीकरण को हल करो या इसका व्यापक हल निकालो या इसका विशिष्ट हल निकालो, तो वो अवकल समीकरण का क्वेश्चन होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कितनी विधियां हैं, सभी बच्चों ने सीखा है कि इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 विधियां, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, होमोजीनियस और लीनियर। तो पहले पहचाना जाए कि ये किससे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले तो हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स चेक करेंगे। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स की पहचान यहाँ लिखी है ना, देखें इसको नोट कर लेना बेटा, ये कंसेप्ट जो है इकट्ठा नोट कर लेना कहीं, ये लिखा हुआ है यहाँ। अब देखते हैं क्या बना है, यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ वाई बना है। ठीक है, देखें यहाँ इसके पहले कोई फंक्शन तो है नहीं और इसके बाद कोई टर्म नहीं, सभी टर्म किधर हैं, आर एच एस में, और यहाँ भी फैक्टर हुआ है। देखें ये पूरा का पूरा फैक्टर किसका फंक्शन है, एक्स का, और हमने बताया है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स में यहाँ पर ये जो फैक्टर लिखा है, यहाँ दोनों फैक्टर, ठीक, ये फैक्टर या तो केवल x का हो या केवल y का, ये फैक्टर केवल x का हो या केवल y का, पूरा फैक्टर बेटा ये पूरा या तो x का या y का, तभी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व हो पाएगा। ठीक, तो यहाँ देखेंगे ये यहाँ पर हमारे पास है, इसके पहले तो 1 लिखा है, डिवाइड x इक्वल टू यहाँ जो फैक्टर है पूरा का पूरा x का फंक्शन है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का ये क्वेश्चन होगा। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए हमने सिखाया आप लोगों को कि यहाँ क्या करोगे, तिरछा गुणा कर दोगे। ठीक है, जबकि यहाँ भाग का चिन्ह नहीं, वो ट्रिक है बेटा। ठीक, तो यहाँ dx है ना, इधर जाएगा तो कितना आ गया, यहाँ बचा dy बराबर e पावर x साइन x, और यहाँ हो गया dx, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो गया dx। अब हम दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। जैसे ही समाकलन करोगे, समाकलन का चिन्ह बनाओगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ना है, चाहे राइट में जोड़ देना और चाहे लेफ्ट में जोड़ देना, दोनों सही होगा। और लिखा जाएगा जहाँ सी स्वैच्छ अचर है बेटा, इस ये जो कांस्टेंट जोड़ते हो इसको स्वैच्छ अचर कहेंगे अवकल समीकरण में। और समाकलन में कांस्टेंट कब जोड़ा जाता है, जब मान लो हमारा क्वेश्चन इंटीग्रेशन का होता कि समाकलन करो, इंटीग्रेट करो, तो वहाँ कांस्टेंट जो जोड़ा जाता है बेटा सबसे आखिरी में जुड़ेगा, जब इंटीग्रेशन का चिन्ह पूरी तरीके से गायब हो जाएगा, पूरी तरह से हट जाएगा। लेकिन अवकल समीकरण में जैसे ही हम इंटीग्रेशन का चिन्ह बनाएंगे तुरंत कांस्टेंट जुड़ जाएगा। ओके, अब इसमें इसका इंटीग्रेशन तो सभी बच्चे जानते हैं कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, y। अब इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला है बेटा, देखिए बेटा, इंटीग्रेशन के लिए हमने ये जितना एलजेब्रा से रिलेटेड फार्मूले हैं सब लिख दिए हैं, बुक में सब दिए, वहाँ से आप नोट कर सकते हैं। और ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फार्मूले हैं, ये एक्सपोनेंशियल से फार्मूले हैं, और ये 2 फार्मूले और हैं बेटा जिसमें एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री का इंटू किया गया है। इसका प्रूविंग भी निकालने के लिए आ जाता है, इसका प्रूफ भी मैं अलग से दिखाऊंगा, आप लोगों को सिखाऊंगा। अभी तो यहाँ से फार्मूला नोट कर लेंगे, फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, इनकी ट्रिक मैं बता दूंगा, फार्मूला आपको नहीं रटना पड़ेगा, इसकी ट्रिक से समझा देंगे, अभी नहीं बताएंगे, ट्रिक ज़्यादा लेंथी हो जाएगा लेक्चर। ठीक है, तो देख रहे हैं कि ये फार्मूला हमारा लग रहा है, यहाँ से फार्मूला आपने कॉपी कर लिया। ठीक, हमने यहाँ लिखा भी है फार्मूला, इंटीग्रेशन e पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। ठीक है, बराबर क्या होता है, e पावर ए एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रेकेट के अंदर a इंटू साइन बी एक्स माइनस बी इंटू कॉस बी एक्स। तो ये फार्मूला यहाँ अप्लाई कर दें, बिल्कुल इसी से मैच हो गया है कि ये फार्मूला यहाँ लगना है, सीधे सीधे आ गया। तो e पावर एक्स हो गया, a की वैल्यू यहाँ 1 है। ठीक है, a x का यहाँ गुणांक है यहाँ, और b यहाँ x का गुणांक है, तो a के प्लेस पर यहाँ 1 लिखा है और b के प्लेस पर भी यहाँ 1 है। ठीक, ये देख रहे हो ना, e पावर ए एक्स मतलब x में किसका इंटू है, a का, और यहाँ x में किसका इंटू है, 1 का। यहाँ x में, यहाँ पर x में b का इंटू है और यहाँ पर x में 1 का इंटू है, तो a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 1 है यहाँ। ठीक है, तो a और b के प्लेस पर 1 रखते चले जाएं, तो e पावर x अपान 1 प्लस 1 आ गया। ब्रैकेट के अंदर यहाँ a के प्लेस पर 1 रखेंगे, b के प्लेस पर 1 रखेंगे, तो साइन x आया, माइनस a के प्लेस पर 1 और b के प्लेस पर 1 रखेंगे। ठीक है, b के प्लेस पर 1 रख रहे हैं
तो कितना आ गया कॉज एक्स, ए और बी की वैल्यू इसी में रख दें, यही आंसर हो गया, घेर दें, यही आंसर हो जाएगा आपका। 1 नंबर का प्रश्न है बेटा, नहीं 2 नंबर का है।